ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक समय पे फोर्ब्स की रिच इंडियंस की लिस्ट में टॉप 45 में हुआ करता था और आज वही इंसान चुपके यूके में बैठा हुआ है। विजय माल्या, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जो इंसान एक समय पे एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुआ करता था, जिसके पास एक से एक गाड़ियों का कलेक्शन था। इनफैक्ट खुद का एक प्राइवेट जेट नहीं बल्कि पूरा का पूरा बोइंग 727 था। आखिर उसे इस तरह से भाग के क्यों जाना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। दुनिया के 10 देशों में माल्या की आलीशान प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। They are known by various names: the Prince of India, the Maharaja, the richest man in India. ये कहानी शुरू होती है 1946 में, जब विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप में शेयर खरीदना स्टार्ट किया। ये कंपनी अल्कोहल बेवरेज बनाती थी। विट्ठल माल्या को समझ आ रहा था कि ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हो सकती है और इसलिए वो लगातार इस कंपनी के शेयर्स खरीदते गए। उन्होंने इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए कि एक टाइम पे वो इस कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले अकेले इंसान बन चुके थे और 1947 में ही इन्हें यूबी ग्रुप का डायरेक्टर बना दिया जाता है। 1952 तक उन्होंने इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए और इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया और बस उसके बाद वो अमीर और अमीर बनते गए और अलग अलग तरह के बिजनेसेस जैसे कि पॉलीमर, बैटरीज और या फिर फूड्स, इनकी कंपनीज को भी इन्होंने खरीदा। कंपनी की नेटवर्थ 300 करोड़ प्लस जा चुकी थी और वो भी काफी अमीर हो चुके थे। 18 दिसंबर 1955 को उनका बेटा विजय माल्या पैदा होता है। विजय माल्या ने बचपन से ही खूब सारा पैसा देखा है। जहां एक तरफ उनकी उम्र के बच्चे कंचे और लट्टुओं से खेलते थे, वहीं वो बच्चों ने रिमोट कंट्रोल कार से खेला करते थे, जो इंडिया में उस समय बच्चों में बहुत ही रेयर हुआ करती थी। विट्ठल माल्या की इस पेरेंटिंग की वजह से विजय माल्या को खूब पैसा उड़ाने की आदत लग चुकी थी। बड़े होने के बाद उनके पास एक से एक विंटेज कार और लग्जरी कार का कलेक्शन था और उन्हें घोड़ों का भी काफी शौक था। वो खूब पैसे पार्टीज में उड़ा दिया करते थे और वो मजे की जिंदगी जी रहे थे। पर तभी 1983 में हार्ट अटैक की वजह से विट्ठल माल्या की डेथ हो जाती है और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी आ जाती है 28 साल की विजय माल्या पे। बाकी लोगों को भी, इनफैक्ट उनके खुद के पिता को यही लगता था कि वो बिजनेस नहीं संभाल पाएंगे। विजय माल्या पैसे उड़ाने के शौकीन तो थे ही, बट साथ ही में वो एक बिजनेस माइंडेड भी थे और ये चीज उन्होंने साबित भी की। यूबी ग्रुप को विजय माल्या की लीडरशिप में काफी प्रॉफिट हुआ। उन्होंने और भी बिजनेस में हाथ डाले, जैसे कि केमिकल, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन्स, पर ये सब बिजनेस कुछ खास नहीं चले। और वहीं यूबी ग्रुप दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट लिकर प्रोड्यूसर बन चुका था। वो समझ चुके थे कि उन्हें अगर किसी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी तो वो है शराब का बिजनेस, और ऐसा ही हुआ। यूबी ग्रुप के एक प्रोडक्ट किंगफिशर में उन्हें काफी पोटेंशियल लगती थी। उस समय वो खुद एक यंगस्टर थे और अच्छे से जानते थे कि किंगफिशर को मार्केट में हिट करने के लिए यंगस्टर्स के बीच इसे पॉपुलर करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बार्स में किंगफिशर को इंट्रोड्यूस करवाया और देखते ही देखते ये काफी पॉपुलर भी हो गई। इस प्रोडक्ट को बहुत बड़ी सक्सेस मिली और विजय माल्या और भी अमीर हो गए। सब सही चल रहा था, बट सरकार को ये वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसके खिलाफ कुछ रूल्स निकाले। कुछ स्टेट्स में तो अल्कोहल को पूरी तरीके से बैन ही कर दिया गया और जहां बैन नहीं किया गया था वहां उसकी एडवर्टाइजिंग बैन कर दी, क्योंकि इनकी एडवर्टाइजिंग से यूथ काफी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते थे और इसी वजह से कंपनी को लॉस होने लगा। पर यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है सरोगेट मार्केटिंग का, यानी कि इस एडवर्टाइजिंग में होता कुछ यूँ है कि सेम प्रोडक्ट नेम से ही एक और प्रोडक्ट निकाला जाता है और उसकी एडवर्टाइजिंग करी जाती है। इससे इनडायरेक्टली उस मेन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है। ये तरीका खास ब्रांड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सिगरेट्स, टोबैकोस और या फिर अल्कोहल्स। और ऐसे ही इन्होंने किया, किंगफिशर के ही नाम से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि मिनरल वाटर और सोडा वाटर, जिसकी टीवी पर ऐड चला के लोग इंडायरेक्टली अल्कोहल की मार्केटिंग करते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि किंगफिशर का असली मतलब क्या है और समझने वाले समझ जाते थे। इन्होंने ऐसे किंगफिशर की इंडायरेक्टली खूब प्रमोशन किए। ये हमेशा मीडिया के सामने भी रहा करते थे और इससे भी किंगफिशर का प्रमोशन हो जाया करता था। कुछ समय बाद इन्होंने अपना किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च किया, जिसमें इंडियन मॉडल्स का फोटोशूट का कंपटीशन करवाया जाता था। इनके कैलेंडर में फोटोशूट करवाने वाली मॉडल्स काफी पॉपुलर हो जाया करती थी और काफी का तो करियर भी यहीं से शुरू हुआ, जैसे कि दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और नरगिस फकरी। दीपिका पादुकोण को तो 2006 में कैलेंडर टाइटल भी मिला था। ये कैलेंडर्स 19 साल तक चले और इससे किंगफिशर की काफी तगड़ी एडवर्टाइजिंग हुई। विजय माल्या के पास बस पावर की कमी थी और वो भी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके हासिल कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में शराब को बेकार माना जाता है और ये बेचने की वजह से लोग इंडिया में उनको नेगेटिव तरीके से देखने लगे। तो इसलिए उन्होंने अपने खुद की एयरलाइंस खोलने की सोची और ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। उन्होंने 2004 में 12 एयरबस A320 खरीदे, जिनकी टोटल कॉस्ट पड़ी $240 मिलियन और किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। इसमें वो पैसेंजर्स को काफी लग्जरियस एक्सपीरियंस दिया करते थे। इसमें ना तो ए क्लास होती थी और ना ही इकोनॉमिक क्लास। इसमें हर पैसेंजर को एक लग्जरी फील दिया जाता था और वो भी काफी सही बजट में, और इसी में वो अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी मार्केटिंग कर दिया करते थे। इनकी एयरलाइंस में जो खाने की चीजें मिलती थी वो ऐसी थी जो लोगों ने पहले कभी ना देखी हो। इतनी लग्जरियस सर्विसेज लोगों को यहाँ पे मिलती थी।
और यहाँ से इनको काफी अच्छी रेपुटेशन भी मिलने लग गई। ये इंडिया के एयरलाइंस में काफी बड़ा रेवोल्यूशन लाए। हर कोई किंगफिशर एयरलाइन से ही जाना पसंद करता था, पर दिक्कत ये थी कि वो और भी पैसा लगाते चले गए और तगड़ी सर्विस देते गए। इस वजह से उन्हें एक प्रीमियम क्लास निकालनी पड़ी जिसमें सब कुछ और भी बढ़िया दिया जा रहा था, खाना और भी बेहतर। पर फिर उन्होंने टिकट थोड़ी सी महंगी कर दी और इस वजह से उन्हें थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट हो गया। पर वो रुके नहीं, बल्कि और पैसा लगाते गए। अब तक उनकी एयरलाइंस बस नेशनल लेवल पे थी, अब वो इसको इंटरनेशनल बनाना चाहते थे। पर इसके लिए किसी भी एयरलाइंस के पास मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास बस 2 साल का एक्सपीरियंस था। इसीलिए वो एक विदेशी एयरलाइन जिसका नाम था एयर डेक्कन एयरलाइंस खरीद लेते हैं। ये डील उन्हें काफी महंगी पड़ी और इसके लिए उन्होंने इंडियन बैंक से लोन लिया। उन्हें लगा कि प्रॉफिट तो हो ही जाएगा और जैसे ही प्रॉफिट होगा तो वो पूरा लोन रिटर्न कर देंगे। जब ये डील चल रही थी उसी समय उन्होंने फॉर्मूला 1 टीम और एक क्रिकेट टीम भी खरीदी अपने शौक में ही। पर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। आप सभी को पता है कि उस समय कैसा हाल हो चुका था। ऑल ओवर वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ था इस वजह से। लोगों ने फ्लाइट्स में जाना बंद कर दिया, फ्यूल्स भी काफी महंगे हो गए थे और यहाँ से विजय माल्या की एयरलाइंस को काफी लॉस हुआ। लेकिन फिर भी विजय माल्या उसी ही लेवल की सर्विस दे रहे थे। 12 सितंबर 2011 को कैनेडियन रिसर्च फर्म एक रिपोर्ट निकालती है जिसने किंगफिशर एयरलाइंस की पूरी पोल खोल दी थी। उनका कहना था कि वो ये बात सोच के हैरान थे कि इतने बड़े क्राइसिस में भी वो इस लेवल की सर्विस कैसे दे पा रहे हैं। और ये पता करने के लिए उन्होंने जांच करी तो पता लगा कि उन्होंने बैंक से काफी बड़े लोन ले रखे हैं। असल में बैंक वालों ने भी काफी करोड़ों के लोन दिए थे और जहाँ एक नॉर्मल इंसान जब लोन लेता है तो उसकी कुछ चीजें या तो गिरवी रख ली जाती हैं और अगर वो वापस नहीं करता है तो जबरदस्ती उसे निकलवा लिया जाता है। पर वहीं विजय माल्या ने जब लोन लिया तो बैंक्स को भी नकली डॉक्यूमेंट दिखाए और कहीं ना कहीं किंगफिशर उस समय में काफी बड़ा नाम था, तो बैंक्स ने भी उन्हें लोन दे दिया। बैंक्स को भी लगा कि वो तो आराम से लोन चुका ही देंगे और यही बैंक्स ने काफी बड़ी गलती करी। 2009 और 2010 तक विजय माल्या ने काफी लोन्स लिए। रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है। उनको क्रेडिट से फ्यूल मिलना भी बंद हो गया। जो वो अपनी एयरलाइंस में फूड दिया करते थे उसकी भी शॉर्टेज होने लगी। काफी बड़ा डाउनफॉल चल रहा था उनकी कंपनी में। उनकी एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी भी उन्होंने बंद कर दी क्योंकि कंपनी में पैसा ही नहीं था। उनकी एम्प्लॉयज को होप दिलाई गई कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनकी सैलरी भी वो दे देंगे। बट ऐसे करते करते 6 महीने हो गए और स्टाफ की सैलरी नहीं मिली और इसलिए स्टाफ भी प्रोटेस्ट करने लग गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उनके 2 अकाउंट फ्रीज कर दिए टैक्स न देने की वजह से और 2012 तक उनके आधे से ज्यादा प्लेन्स भी ग्राउंड कर दिए गए। उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया और पता लगा कि उन्होंने 17 बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया था। बैंक्स ने भी उन पर काफी केस किए और पता लगा कि विजय माल्या एक बहुत ही बड़े डिफॉल्टर हैं। उन्होंने काफी बैंक से लोन ले रखे हैं। तो पता लगा कि विजय माल्या ने काफी फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे और इस तरह से उन्होंने काफी बैंक से लोन लिया। लोगों को विजय माल्या पे काफी गुस्सा आने लगा क्योंकि ये पैसा पब्लिक का था और लोगों का गुस्सा जब और बढ़ा जब उन्हें पता लगा कि ये सब होने के बाद भी उन्होंने अपना 68th बर्थडे गोवा में काफी धूमधाम से बनाया। तो उन्होंने काफी महंगे सिंगर्स को बुलाया था। उन्होंने इस पार्टी में इतना पैसा खर्च किया था कि अगर वो इस पार्टी में खर्च किया हुआ 20% पैसा भी अपने एम्प्लॉयज को दे देते तो उनकी पूरी 6 महीने की सैलरी कवर हो जाती। इसी वजह से उनकी एम्प्लॉयज काफी गुस्से में थे। उनकी रोजाना बैंक्स के साथ मीटिंग होने लगी और एक दिन चुपचाप से वो मीटिंग के बहाने इंडिया से फरार हो गए और यूके चले गए। उनकी इंडिया की सारी प्रॉपर्टीज सील कर दी गई, उनकी लग्जरी कार्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, और बैंक्स ने कुछ लोन तो वहां से कवर किया। आज भी काफी एजेंसी लगी हुई है विजय माल्या को वापस इंडिया लाने के लिए। काफी कोशिश करी गई विजय माल्या को यूके से इंडिया लाने की, बट वहाँ पे उन पे काफी कोर्ट केसेस चलते रहे और कहीं न कहीं उनकी लीगल टीम ने अभी तक उन्हें बचा रखा है। हर बार वो कहीं न कहीं किसी तरीके से बच ही जाते हैं। आज भी विजय माल्या यूके में एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। वो बचपन से पैसे उड़ाने के शौकीन थे और आज ये वो खूब बढ़िया लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। नो डाउट कि विजय माल्या एक काफी बढ़िया बिजनेसमैन थे। उनका सोचने का और मार्केटिंग करने का तरीका काफी बढ़िया था, बट लालच में आके उन्होंने अपनी लाइफ में काफी गलत डिसीजंस ले लिए और जहां उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, आज सब उन्हें भगोड़ा कह के बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।